इंग्लिश लिटरेचर मुश्किल नहीं है। मार्क्स लेना अगर थोड़ा सा आप टेक्निकली हैंडल करें ना, मटेरियल सारा वही है, सिर्फ उसको आगे पीछे करके लिखना है। और रही बात क्रिटिसिज्म की, जैसे टीएस इलियट पढ़ा, चैप्टर्स थे, पोएटिक्स पढ़ा, चैप्टर्स थे, स्ट्रक्चर आ जाए आपको पता होना चाहिए क्या चैप्टर के अंदर क्या क्या था। स्ट्रक्चर बेसिकली जैसे एक ऐसे है या एक बुक है, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वही है। और आपने हेडिंग्स नहीं देनी क्रिटिसिज्म में, जस्ट यू हैव टू गिव सम पॉइंट्स कि जी उसने ये बातें की थी अपने पोइटिक्स में। अब जरूरी नहीं है आप ये सारा का इसकी यूनिवर्सलिटी भी लिखते, ये भी लिखते, सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन दें, तो मैंने लिखी हुई है वहाँ पे अपने नोट्स के अंदर, तो वो उसको जरूर दें, उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा कि ये आउटलाइन है फिलिप सिडनी की और मैंने इस तरह से करना। फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, पहले आप जो है टीएस इलियट या फिलिप सिडनी, इन दोनों में से एक सवाल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोट्स बहुत हैं और छोटी छोटी हैं, ठीक है, लंबी लंबी नहीं है। पोएटिक्स शुरू में नहीं करना, ना ही रेमंड विलियम शुरू में करना है, ना ही आपने कैथरीन वेल्सी शुरू में करना, ठीक है। आप लोग पहले ये दो करेंगे, उसके बाद थर्ड अगर अरिस्टोटल पोएटिक्स हुआ, वेल एंड गुड, वो कर लीजिएगा। और लास्ट पे जो है आपके पास जो है कैथरीन वेल्सी भी आप लोगों को करवा दिया है। और उसके बाद अभी आपको एक क्वेश्चन और करवाना है, जो कि एक अनसीन क्वेश्चन आता है, बल्कि दो अनसीन क्वेश्चन आते हैं। माशाल्लाह अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं, आप वो दोनों अनसीन क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि चारों जो क्रिटिक्स है ना, उनका कुछ भी मिला के वो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। और क्रिटिसिज्म का पेपर है ही ये कि एक ऐसे राइटिंग है जो कि आपने करनी है, आफ्टर दैट वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और मैंने आपको अब पहले ही बता दिया बेटा, क्रिटिसिज्म का पेपर मार्क्स गेनिंग पेपर होता है, अगर स्टूडेंट सही तरह पढ़ के जाए तो, ठीक है। बाकी हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बहुत भी मेहनत करते हैं, हम उतने मार्क्स नहीं ले पाते, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स अगर इसमें आप सही वाली मेहनत करते हैं, मैंने लास्ट ईयर क्या किया, मैंने स्टूडेंट को कहा कि भाई ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्रिटिसिज्म भी और लिंग्विस्टिक्स भी। स्टूडेंट ने ये समझ लिया इतने मार्क्स गेनिंग है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना बेटा, कोई भी पेपर है वो बगैर पढ़े आपका पास नहीं होना, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे। कहने का मकसद ये था, हम पोइट्री में बहुत मेहनत करते हैं, नॉवल में करते हैं, ड्रामा में करते हैं, उसमें इतने नंबर नहीं आते, लेकिन अगर हम क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स में मेहनत करते हैं तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, और बहुत अच्छे आ जाते हैं, 70s में आ जाते हैं, 80s में आ जाते हैं। लेकिन अब ना पढ़े बच्चा और कोर्स भी ना लिख के आए और ये सोच के कि जी मैम ने कहा था बहुत नंबर आते हैं, ना भी पढ़ो तो नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। और मैंने पता नहीं शायद एग्जेजरेट ही कर दिया था लास्ट टाइम, मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स को कि मेरे ना 3 जो थे वो तैयार थे, क्या कहते हैं, खैर मैं 4 ही करके गई थी क्रिटिसिज्म के पेपर में, 4 क्रिटिक में करके गई थी और 5वां भी सवाल, मतलब एक एक्स्ट्रा। लेकिन मेरी तबीयत एक्चुअली इतनी खराब थी कि फिलिप सिडनी और टीएस इलियट मेरा रिवाइज हुआ था, बाकी मुझे नहीं याद कि मैंने अरिस्टोटल कैसे किया था या मैंने रेमंड अरिस्टोटल का जो क्वेश्चन आया था मुझे वो समझ ही कोई नहीं आया, क्योंकि एट दैट टाइम मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया टीएस इलियट का, दूसरा उठाया फिलिप सिडनी का, तीसरा मैंने ना रेमंड विलियम का कुछ आया था, पता नहीं मॉडर्न ट्रेजेडी था क्या था। अब वो मॉडर्न ट्रेजेडी मेरे फिंगर टिप्स पे थी, तो मैंने वो फटाफट करके पता नहीं अपने लफ्जों में कुछ लिखा। आखिरी क्वेश्चन मैंने उठाया ये क्रिटिकल एवेल्युएट ऑफ द फिल्म। और हालांकि मेरा वो इतना गंदा पेपर हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे 55 मार्क्स आ गए, और वो जस्ट सेल्फ राइटिंग बेस्ड पे 55 मार्क्स आ गए थे। अगर मैं सही तरह वो पेपर करती तो 65 70 75 स्कोर कर जाना था मैंने, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना क्रिटिसिज्म के पेपर में और ना ही मेरे लिंग्विस्टिक्स में भी मैंने इतने मार्क्स लिए थे, 55 प्लस मार्क्स आए थे, और उसमें मैं पूरा एक पार्ट छोड़ के आ गई थी पेपर, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। तो मैं वो मतलब 7.5 नंबर का एक पार्ट में छोड़ के आ गई थी, मतलब आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ। लेकिन मैंने हाँ पेपर नहीं छोड़ा था, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गई थी, हालांकि मैंने स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से मैं कभी नहीं भागी, बेशक मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल से भागना जो है
मेरे लिए जो है ना, मेरी जिसे कहना चाहिए ना, देखिए बेटा आप मैदान छोड़ के ना भागे, बेशक हार जाए, हारना मसला नहीं है, मैदान छोड़ के भागना मसला है। तो जो मेरा स्टूडेंट है, मैं बेटा आप लोगों को भी यही कहूंगी, आप यकीन करें एट दैट टाइम मुझे सही तरह मेरी ब्रीदिंग इशू इतना ज्यादा हुआ था कि जब मैं क्रिटिसिज्म का पेपर देके हॉस्पिटल पहुंची थी तो डॉक्टर्स हैरान हो गए थे कि आपकी ब्रीदिंग इतनी लो हो चुकी है, आपने पेपर कैसे दिया। तो बेटा वो पेपर मैंने सिर्फ अपनी मोटिवेशनल पावर पे दिया था कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में से भागना नहीं, और उन्होंने बकायदा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। मैं 3 घंटे बाद घर आई थी, मैं पेपर दे के सीधी मैं हॉस्पिटल ही भागी, क्योंकि मुझे पता था मुझे सही सांस नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली हूँ। लेकिन वन थिंग मोर, कि इंसान अपनी मोटिवेशन पे जीता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे हारना नहीं है, फिर तो बेटा आप कर देंगे। लेकिन बुखार हो गया और पेपर छोड़ दिया, ये फिर मजा नहीं आया भाई। मुझे जब स्टूडेंट आगे ये कहता ना मैम मैंने 2 पेपर छोड़ दिए थे, वो पता नहीं मैम बुखार हो गया था, सर में बड़ा दर्द था, मुझे बहुत गुस्सा। ये भी कोई बात हुई कि जरा जरा सी बातों पे आप पेपर छोड़ के आ जाए। लिटरली आप यकीन करें उस वक्त जब सिस्टर मेरा वो कर रही थी ना बीपी, और उसने बकायदा मेरी ईसीजी की और सारा कुछ, ही वाज जस्ट कि आप पहुंची कैसे हैं हॉस्पिटल पैदल। मैंने वहां से मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकली हूँ, मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मेट्रो से अकेली थी मैं बिल्कुल, मेट्रो से फिर मैंने जहाँ मेट्रो रुकी है पिंडी में वहां से मैंने रिक्शा पकड़ा है, मैं रिक्शे में बैठी हूँ, मैं गार्ड रूम पे उतरी, गार्ड रूम से मैं पैदल गई हूँ हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल जाके फिर मैं लेट गई हूँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। मैंने कहा भाई अब कर लो जो मर्जी, इंजेक्शन लगाने लगाओ और मुझे सही करो, और 2 दिन बाद मेरा लिंग्विस्टिक्स का पेपर है, मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया। और लिंग्विस्टिक्स के पेपर में भी बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं टेंशन नहीं ले सकती, मेरी ब्रीदिंग इशू हो जाती। तो बस अल्लाह ताला ने इतना ही मेरे से करवाना था, जितनी मेरी में जान थी मैंने कर लिया। तो बेटा आखिरी दम तक इंसान लड़ता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। एक चीज आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होता। हमेशा बी पॉजिटिव, बी हम्बल एंड बी मोटिवेटेड। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो जो 55 मार्क्स आए हैं ना मेरे, अगर आ ही गए लिंग्विस्टिक्स में या क्रिटिसिज्म में 50+ आए हैं, दैट इज जस्ट ड्यू टू, एक अल्लाह में ईमान होना चाहिए, दूसरा वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ये जो किस्मत है ना, उनका साथ देती है जो किस्मत को सामने से फेस करते हैं। मैं बीमार हो गई और मैं डर गई, ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं। और अपनी अगर मैं कोई आपको लाइफ स्टोरी बताती हूँ ना बेटा, दैट इज जस्ट नॉट बिकॉज कि भाई मैं कोई बहुत कोई अजीम किस्म का शाहकार हूँ या कुछ ऐसा नहीं, जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि बेटा जिंदगी में ऐसे दौर भी आते हैं, ऐसा भी होता है, अल्लाह ऐसे भी आजमाता है, अल्लाह देखता है ये बंदा किस हद तक अपनी मोटिवेशन में, अपने इरादों में कितना पक्का है। तो फिर एट द एंड मैंने ये सोचा, एट द एंड मैंने ये सोचा, इतना बीमार होने के बावजूद, इतने जो बीमारियां पाल लेने के बावजूद, पाल लेने के अल्लाह की तरफ से ही थी और वो ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, इतना कुछ होने के बावजूद अगर मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर कर सकती हूँ, और वो भी विद कॉन्सेप्ट्स ईच एंड एवरीथिंग लोगों को पढ़ा के कर सकती हूँ, तो वो जो इतने अरसे से मैं कुरान पढ़ रही हूँ वो क्यों नहीं कर सकती। अब तो अल्लाह मेरे से पूछेगा कि तुमने मर मर के एमए इंग्लिश किया, जब तुम्हारी ब्रीदिंग भी बिल्कुल लो चली गई थी और तुम्हें उस वक्त बिल्कुल पैशन तुम्हारा आसमान पे था और तुम लगी हुई थी इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए, जब मेरे दीन की तरफ आती हो तो तुम्हें बीमारियां याद आ जाती। तो एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि जिस तरीके से मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया ना, मैं इसी तरीके से अब कुरान को पढ़ूं। उससे पहले मैं क्या करती थी, तिलावत पढ़ी, मुझे लगता था तिलावत ही बस जी काफी, अल्लाह के हकूक पूरे हो गए। तर्जुमा पढ़ लिया, अल्लाह के हकूक पूरे हो गए। नमाज पढ़ ली, अल्लाह के हकूक पूरे हो गए। नहीं, अल्लाह के हकूक बेटा बहुत ज्यादा है। वो ऐसी जात जिसने मुझे उस वक्त खड़ा किया जब मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, वो जात
जिसने मुझे उन लोगों के सामने अरूज दे दिया जो कि मुझे जलील गिनना चाहते थे। आप अंदाजा करें उसके लिए सिर्फ इतना ही। सोचिए बेटा, अल्लाह अरूज देता है, कुफर के सामने हक खड़ा हो जाता है, हक हक ही रहता है और बातिल बातिल ही रहता है। स्टार्टिंग में आपको बड़ी मार पड़ती है, बड़ी मार पड़ती है जब आप दीन के रास्ते पे चलते हैं। दीन क्या, आप किसी दुनिया के रास्ते पे चलना शुरू करें और अगर वो हक का ही रास्ता है, बड़ी मार पड़ेगी। फिर मैंने एक दुआ सीखी, कुरान मजीद में लिखी हुई थी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़न, सॉरी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। एक तो ये है कि या अल्लाह मेरे ऊपर सब्र उंडेल दे। उंडेल दे मीन्स कि एक प्याला है ना ग्लास का भरा हुआ, ग्लास भरा हुआ पानी है ना, उसको बिल्कुल उल्टा कर दे, मुझे ऐसे भीगा दे, बल्कि गीला कर दे मुझे सब्र। इसको कहते हैं अफ्रिग अलैना। ठीक है, मैंने ये दुआ सीखी। तो एक और जगह आता है, रब्बना अफ्रिग अलैना व सब्बित अक़दामना, या अल्लाह मेरे ऊपर सब्र उंडेल दे, व सब्बित अक़दामना, मेरे कदम जो है वो साबित कर दे, पक्की कर दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और मुझे मदद अता फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, ये जो काफिर लोग हैं इनके सामने। बेटा जब हक के रास्ते पे चलेंगे ना, लोग खुद, अच्छा किसी बुरे को अच्छी बात बता दो ना, वो फटाफट इरिटेट हो जाता है। उसका दिल जो ब्लैक हुआ हुआ वो आपको भी बहुत इरिटेट करेगा। बट वंस वंस आपने अल्लाह से मदद मांग ली ना, तो बेटा कदम तो साबित रहने हैं। तो बेटा दुनियावी काम करने हो या आखिरत के काम करने हो या अल्लाह के रास्ते के काम करने हो, आजमाइश आएगी, सब कुछ होगा। साबित कदम अल्लाह के हुक्म से आपने ही रखनी, तौफीक अल्लाह से ही मांगनी है। कभी ये नहीं कहना मेरे अंदर बड़ी जान है भाई, बड़ी सेहत है, बड़ी बॉडी सही, हड्डियां बड़ी मजबूत है, तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी। जो जो ताकतवर मोमिन है ना बेटा, वो उसको अल्लाह ने फोकियत दी है। हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताकतवर मोमिन है ना, वो कमजोर मोमिन से अफजल है। अपने ईमान का लेवल बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ाएं। अदरवाइज बेटा ये एमए इंग्लिश क्या, दुनिया भरी बड़ी आजमाइशों, कहाँ कहाँ से बचे। एक चीज बचाती है, अल्लाह की मदद, और अल्लाह की मदद तब आती है जब आपका अल्लाह पे ईमान होता है। हर तरह से बेटा, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे इर्द गिर्द हम चार दीवारी पे हैं, वी आर इनसिक्योर। और इनसिक्योरिटी हमें क्यों फील होती है, हमें क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ। लगता है ना, बाज़ औक़ात कई दफा लगता होगा, दिन में कई दफा ख्याल आता होगा किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्यों ये फीलिंग्स आती है? बिकॉज हमारे अंदर ईमान की कमजोरी होती है। बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ। बेटा अपना बेस्ट फ्रेंड भी खुद बनना है। हम अपने बेहतरीन दोस्त भी खुद होते हैं और अपने बदतरीन दुश्मन भी खुद होते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है दुनिया में, हम खुद अपने दुश्मन। कोई हमारा दोस्त भी नहीं है अल्लाह के सिवा, हम खुद अपने दोस्त हैं। तो ये जिंदगी गुजारने के बेटा कुछ तरीके हैं, इनको अपना लें। आप देखिएगा, मैंने कहा ना मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल लो थी, और उस वक्त जो सिस्टर बैठी थी उसने मुझे बेड पे लिटा दिया, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, आर यू ओके नाउ, वो एंड तक मुझसे पूछती रही। मैंने कहा आई एम एब्सोल्युटली ओके, पेपर दे के आ गई हूँ, अभी भी आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि आर यू ओके। तो एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि यार ये पता चल गया कि देयर इज सम हार्ट इशू टू मी, एंड सब कुछ मुझे अंदाज़ा हो गया कि जाहिर बात है। फिर मैंने कहा चलो यार, जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी रह गई है ना, अब ये अपने लिए नहीं गुजारनी। अब जाने से पहले ना दुनिया से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे के जाना है। जो ये टूटी फूटी सेहत रह गई है ना, अब इसी से बहुत कुछ करके जाना। तो वंस बेटा आप डिसाइड कर लेना करना क्या है, जिंदगी के एम्स डिसाइड कर लें कि औरों को सर्व करना है,
खिदमत खल्क करनी है, दुनिया के लिए कुछ करके जाना है, जाने से पहले बहुत कुछ करके जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, कुछ तो कहना है अल्लाह से, बातें तो करनी है। क्या कहूंगी मैं अल्लाह, क्या कहूंगी मैं? आज भी वो दिन मुझे आज भी याद आता है जब मैं आईसीयू में थी, कि एट दैट टाइम जब मैं अल्लाह के सामने हाजिर हुई थी, मैं अल्लाह से यही तो दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह मेरे पास तो अमल ही कोई नहीं है। तो बेटा हमारे पास अमल नहीं है, ठीक है? और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम में, जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ना तो हम नूर के बने हुए हैं, फरिश्ते हैं, ना ही हम आँख के बने हुए, हम खाकी बंदे हैं और खाक में जाना है। लेकिन एक एलिवेशन हमें मिलती है, वो जो रूह है ना, आसमान पे उठाई जाती है, आसमान की तरफ जाना है, ट्रेवल करना। तो उस ट्रेवलिंग में वो जो दो जहान हैं, जन्नत है या जहन्नुम है, वो रूह डिसाइड करती है किधर जाना। लेकिन रूह भी तब जब पाक होगी ना, ब्लैक होके उठेगी, तो फिर क्या फायदा होगा? सो बेटा अपनी ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, इस पे थोड़ा सा काम करें, इसको बहुत ज्यादा हाई ऊपर लेके आए। ये शादी के बाद बच्चे हो जाना, ये सारा कुछ हो जाना, ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग। नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, ये चीज याद रखिएगा। दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, दुनिया में सब अच्छा है। दुनिया में सेहत है तो भी अच्छा है, दुनिया में सेहत नहीं है तो भी अच्छा है। लेकिन हार नहीं माननी, दिमागी तौर पे बेटा आप हार कभी मत मानिए। अगर तो दिमागी तौर पे आप बीमार हो गए ना, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ, बी द बेस्ट। और बेस्ट फ्रेंड होना ये नहीं होता कि मुझे हर वक्त अपने कपड़े जूतों और सजाने संवारने की फिक्र पड़ जाए। बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, आप अपने आप को सजाते हैं संवारते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट फ्रेंड ये होता है अपने आप को अंदर से इकट्ठा करना, स्कैटर्ड पर्सनैलिटी ना हो, एक हार्मोनियस लाइफ हो आपको। और वो तब होगी जब अंदर से जुड़ी हुई होंगी ना आप, बाहर ऑटोमेटिकली निकलेगा। अंदर से टूटा हुआ इंसान हो, बाहर भी बिखरा हुआ नजर आता। तो खुशी बेटा अंदर होती है, बाहर नहीं होती। और ये जो हमारी पार है, हमारी बहादुरी है, हमारी बोल्डनेस है, वो भी अंदर होती है, बाहर नहीं होती। बेहयाई होने में और बोल्ड होने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस दोनों चीजों को जरा ख्याल से देखिएगा कि बोल्डनेस ये नहीं है कि आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच और मैं कुछ भी बोल दूं और कुछ भी कह दूं और जिस तरह मर्जी बिहेव करना शुरू कर दूं। बोल्डनेस, बोल्ड कहते हैं बहादुर इंसान को, डट जाने वाले को। फिर चाहे दीन है या दुनिया है, डट जाए। मैं बेहयाई पे डट जाने वाले को बोल्ड नहीं कहती, ठीक है? मैं बोल्ड उस इंसान को कहती हूँ जो अल्लाह के रास्ते पे बोल्ड हो जाता है। और देख लीजिएगा आप, दुनिया के जितने मर्जी स्पीकर उठा के देख लें, वो अल्लाह की कुदरत की जरूर बात करेंगे आपसे। क्योंकि अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखने वाले वो इंटरनली बड़े स्ट्रांग होते हैं। जो कुदरत पे यकीन नहीं रखते बेटा, अंदर से बड़े शैटर्ड होते, दुनिया के पीछे भागने वाले अंदर से बड़े बिखरे हुए होते। तो एक ही चीज आपको एक फोकस लेके आती है, इकट्ठा करती है, वो अल्लाह पे ईमान का ईमान। एक दीन पे चलने का नाम जो है वो इस्लाम है। और इस्लाम एक जो है, इस्लाम ही हमारा दीन है। और कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी गुजारने का। आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू लर्न दैट एंड आई एम लर्निंग। टिल नाउ आई एम लर्निंग द कुरान। अभी तक मैं लर्न कर रही हूँ और मैं सिखा रही हूँ। मैं जितना लर्न करती हूँ मैं आगे सिखा रही हूँ, कहीं भूल ना जाए, कहीं मैं अल्लाह से दूर ना हो। क्योंकि बेटा ये जो ब्लेसिंग है ना, एक दफा कभी आप इस लाइन पे आके देखिएगा, हमेशा डर लगता है कहीं मेरे हाथ से मेरा अल्लाह ये ब्लेसिंग्स मेरी चली ना जाए। तो इन ब्लेसिंग्स को बेटा थाम के रखिएगा, ये बड़ी प्यारी ब्लेसिंग है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी एक ही दफा मिलती है। और इसमें कुछ करके जाना है, लोगों को कुछ दे के जाना है। जाने से पहले कुछ दे के जरूर जाइएगा।
और मौत अच्छी बात है, ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें हमें मौत बार बार याद आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई दफ़ा मौत को याद किया करते हैं। इंसान नेकी का पता चल जाने से नेक नहीं हो जाता। अल्लाह के सामने खड़े होने का डर और मौत की याद, ये दो चीज़ें अल्लाह बंदे को, अगर मुझे ये डर ना हो कि मेरा कल को पेपर है एमए इंग्लिश लिटरेचर का, आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। मुझे भी पता है मेरा हिसाब होगा, हिसाब का जो डर है ना, एक्चुअली वो आपको नहीं मिलता। पता है ना मार्क्स लेने, इसलिए आप उतना ज़्यादा मेहनत करें। और दीन के मामले में सिर्फ पासिंग मार्क्स भी पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते, उसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो बेटा आपकी पर्सनैलिटी उस वक्त कंप्लीट होगी जब दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके पास दीन का इल्म इतना होना चाहिए कि जब आप, दुनिया का इल्म इतना होना चाहिए और दीन का इल्म भी इतना होना चाहिए कि जब आप दुनिया के सामने बैठ के दुनिया की बातें कर रहे हो और उसमें आप दीन की बात करें तो लोग कहें कि देखो यार इसके पास तो इतना नॉलेज है, मेरे पास सिर्फ वर्ल्डी नॉलेज है, आई हैव नॉट द इस्लामिक नॉलेज एट ऑल। और जब दीनी लोगों के पास बैठे तो उनको भी हो कि देखो इसने दीन भी सीखा है और इसने दुनिया भी सीखी है, उसमें भी पूरी है और इसमें भी पूरी है, अपने हकूकुल इबाद में भी पूरी है, अपने हकूकुल अल्लाह में भी पूरी है। तो बी अ कंप्लीट पर्सन बेटा। ये जो सारे इल्म हैं, ये तमाम हकूक हैं, ये तमाम रास्ते हैं बेटा, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखार देंगे। कभी भी आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। ये जो नाकिस इल्म है ना, ये हमें कंफ्यूजन का शिकार करता है, चाहे फिर वो दीन का है चाहे वो दुनिया का है। जब इल्म सीखना ना पूरा सीखें, हकूकुल इबाद सीखने पूरे के पूरे सीखें। ये क्या बात हुई बीवियों के हकूक सीख लिए और शोहरों के नहीं सीखे, और शोहरों ने सिर्फ शोहरों के हकूक सीख लिए, अपने फ़राइज़ नहीं सीखे और बीवियों के नहीं सीखे। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग ना। सीखें फिर पूरा सीखें। जब माँ बनी है तो माँ के हकूक सीख लिए, बच्चे के हकूक सीखे कोई नहीं। तो हम अपने अपने हकूक की हमें पड़ी हुई है और हम अपने फ़राइज़ हमें पता ही कोई नहीं। दीज आर द थिंग। सो बेटा ये सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, अगर कुछ करना है। एम ए इंग्लिश लिटरेचर एक, आप समझ लें 2% है हमारी लाइफ। एम ए इंग्लिश करने के बाद जब आप इस एकेडमी से गुजरेंगे ना, निकलेंगे, शायद आपको ये डिग्री इतनी काम नहीं करेगी। ये जो आपको बातें बताई है ना, अगर ये आपने पकड़ ली ना बेटा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। सो इन पे साथ साथ जो जो आप डेली बेसिस पे सुनते हैं ना, उसी दिन अमल किया करें ताकि वो आपका पक्का हो जाए। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि